नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रही सौगात की और बिहार की राजनीति में आने वाले तूफान की और अंतरिक्ष के वापस लौटते भारत के गौरव शुभांशु की। इन मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। शुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस से रवाना, कैलिफोर्निया के तट पर उतरेगा यान। पंजाब विधानसभा में प्रिवेंशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स बिल पेश, मंगलवार को होगी चर्चा। बिहार के समस्तीपुर में साइड मांगने पर बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग, 2 घायल। लखनऊ में सीएम योगी ने केजीएमयू में कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कलबुर्गी ड्रग केस में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने लिंगराज कन्नी को पार्टी से निकाला। भूषापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पति से हुई अलग, बोली बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने लिया ये फैसला। मुख्तार का शूटर शाहरुख पठान एनकाउंटर में ढेर, मुजफ्फरनगर में 8 महीने पहले हुई थी शादी। जून में खुदरा मुद्रास्फीति 6 साल के निचले स्तर 2.10% पर पहुंची। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 247 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खास रिपोर्ट्स की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष हो या लोग अक्सर सरकार पर उठाते हैं सवाल, मगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम और आप गहराई से नहीं समझ पाते। सरकार को किसान विरोधी बोला जाता है, मगर कुछ ऐसा काम सरकार भी कर रही है जो काबिले तारीफ है। जी हां, अब एक और क्रांतिकारी पहल की गई है जो न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट फाइनेंस स्कीम शुरू की है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी और देश में पहली कार्बन क्रेडिट फाइनेंस स्कीम की शुरुआत की है। अब किसान न केवल खेतों में अन्न उपजाएंगे बल्कि पेड़ लगाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत अब तक 244 किसानों को 49.55 लाख रुपए का लाभ मिल चुका है, जबकि दूसरे चरण में 401 और किसानों को 25.45 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब ये स्कीम क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। जब कोई किसान ऐसी तकनीकें अपनाता है जिससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन कम होता है, जैसे कि पेड़ लगाना या जैविक खेती, तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। ये क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के बराबर होता है। ये क्रेडिट बाजार में बेचे जा सकते हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत अयोध्या में राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान के दौरान की। पहले चरण में जिन जिलों के किसानों को शामिल किया गया वहां का आंकड़ा चौंकाने वाला है। जैसे गोरखपुर में 2406 किसानों को 34.66 करोड़ रुपए मिलेंगे। बरेली में 4500 किसानों को 24.84 करोड़ रुपए मिलेंगे। लखनऊ 2512 किसानों को 21.26 करोड़ रुपए मिलेंगे। मेरठ 3754 किसानों को 21.67 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुरादाबाद 4697 किसानों को 38.05 करोड़ रुपए मिलेंगे। सहारनपुर 7271 किसानों को 61.52 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अब दूसरे चरण में देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ मंडलों को शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में ये योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, यानी किसान इस योजना के तहत प्रति पेड़ 250 से 350 रुपए तक की अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अनुमान है कि 2024 से 2026 तक 25,140 किसानों को कुल 202 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। अब तक यूपी के किसानों ने 42 लाख कार्बन क्रेडिट तैयार किए हैं, जिन्हें औसतन $6 प्रति क्रेडिट की दर से बाजार में बेचा जा सकता है। बता दें कि ये स्कीम द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से चलाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसान पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारें और देश के 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य में भागीदार बने। यानी कि देखा जाए तो ये योजना न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम बनेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी अहम भूमिका निभाएगी। अब वक्त आ गया है कि किसान खेतों के साथ पेड़ों को भी अपनाएं, क्योंकि हर पेड़ में छिपा है भविष्य की समृद्धि का बीज। फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर।
बिहार की राजनीति में फिर से भड़का एसआईआर का मुद्दा, जिससे सियासी रंग और भी गहरा हो गया है। महागठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में आकर एक साजिश रच रहा है, जो वोटर लिस्ट में धार्मिक ध्रुवीकरण को जन्म दे रहा है। अब वक्त आ गया है कि कार्यकर्ता सीधे जनता के बीच जाकर खुलकर बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर राज्य के संवेदनशील इलाकों में वोटबंदी का जाल बिछा रहा है। दरअसल इस सियासी गर्माहट की वजह है सीमांचल क्षेत्र में रहने वाले नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों के मतदाता सूची में नामांकन का मुद्दा। महागठबंधन का कहना है इसे जानबूझकर धार्मिक रंग देकर चुनावी माहौल बिगाड़ा जा रहा है। ये सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा मसला है। सवाल उठता है कि आखिर ये विदेशी नागरिक मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गए, जब केंद्र में 11 साल से बीजेपी और राज्य में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी है? महागठबंधन ने यह भी पूछा है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो अब तक इसे गंभीरता क्यों नहीं दी गई? चुनाव के ठीक पहले अचानक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें वोटरों की जांच और कागजात की मांग कर लोगों को असहज किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी और मनमानी चरम पर है। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि बीएलओ, बैलेट लेवल ऑफिसर, अवैध वसूली कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं और फॉर्म भरने में भी मनमानी कर रहे हैं। खुद बीएलओ भी इस प्रक्रिया को लेकर उलझन में है। यानी महागठबंधन का मानना है कि बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग की साझा साजिश है। दलित, पिछड़े, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर करना, ये एक संगठित प्रयास है जिसे जनता मिलकर नाकाम बनाएगी। कुल मिलाकर अब महागठबंधन जनता के दरवाजे दरवाजे जाकर इस सच्चाई को सामने लाने की रणनीति बना रहा है। बिहार की राजनीति में ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, लोकतंत्र और न्याय की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर माहौल और भी गरमाने वाला है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे सियासी टकराव बिहार की राजनीति को नया मोड़ देगा। फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे हम हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। इतिहास रचते हुए भारत के अंतरिक्ष योद्धा शुभांशु शुक्ला धरती की ओर लौटने लगे हैं। जी हां, 18 दिन की अद्भुत और रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा के बाद शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स ड्रैगन अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से निकल चुका है। ये कोई साधारण वापसी नहीं, ये है धरती और अंतरिक्ष के बीच की सबसे तेज और खतरनाक यात्रा। कल दोपहर लगभग 3 बजे कैलिफोर्निया के समुंदर की लहरों पर उनका कैप्सूल दस्तक देगा, जहां से शुरू होगा उनकी फिर से जमीन से जुड़ने की प्रक्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वापसी के पीछे छुपा है विज्ञान और रोमांच का ऐसा खेल जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं? ये सब कैसे होता है, चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुभांशु और उनकी टीम अपने कैप्सूल की सीटों पर कस कर बैठी। हर सिस्टम की जांच हुई ताकि ये तय हो सके कि उनकी वापसी बिल्कुल सुरक्षित है। एक बार सब तैयार हो गया, स्पेस एक्स ड्रैगन ने आईएसएस को अलविदा कहा और धरती की ओर बढ़ चला। अब शुरू होती है ऑर्बिट से बाहर निकलने की जादुई प्रक्रिया। ये वो पल है जब कैप्सूल अपनी कक्षा से निकलता है। ये प्रक्रिया घंटों चल सकती है, क्योंकि इसे हर एक छोटी से छोटी तकनीकी डिटेल पर पूरा नियंत्रण रखना होता है। स्पेस एक्स के थ्रस्टर्स अब अपने जादू दिखाते हैं और कैप्सूल को धीरे धीरे कक्षा से बाहर निकालना शुरू करते हैं। इसी बीच कैप्सूल का ट्रंक हिस्सा, जिसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, अलग हो जाता है। फिर आता है वापसी का सबसे खतरनाक हिस्सा, यानी वायुमंडल में प्रवेश। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कैप्सूल पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ता है, तो तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर कैप्सूल को जलने से बचाने के लिए हीट शील्ड की परत बनाई गई है, जो जैसे ढाल की तरह गर्मी को झेलती है। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए संचार कट जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से कटा हुआ हो। जब कैप्सूल वायुमंडल के गर्म बादलों से निकलता है, तो 2 छोटे ड्रो पैराशूट खुलते हैं जो इसकी रफ्तार को नियंत्रित करते हैं। फिर 4 बड़े मेन पैराशूट धीरे धीरे खुलते हैं और कैप्सूल को समुद्र की सतह तक सुरक्षित लाते हैं। और फिर समुद्र की लहरों के बीच एक पूरी टीम तैयार होती है, जो कैप्सूल तक पहुंचकर यात्रियों और उनके साथियों को बाहर निकालती है। मेडिकल विशेषज्ञ तुरंत उनकी जांच करते हैं और फिर हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाता है, जहां उनकी एक नई शुरुआत होती है। देखा जाए तो ये वापसी सिर्फ तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि मानव साहस, विज्ञान और उम्मीदों का जश्न है। शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, जो ये दिखाती है कि जब हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।
फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। सावन का पावन महीना अपनी आध्यात्मिक छटा बिखेर रहा है। कांवड़ यात्रा अपनी धार्मिक मंजिल की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस पवित्र यात्रा की गरिमा पर अब दाग लग रहे हैं। कहीं कांवड़ यात्रियों पर हिंसा के वार हो रहे हैं, तो कहीं कुछ कांवड़िए खुद अपने उत्साह को भड़काकर उत्पात मचा रहे हैं। ये न केवल कष्टदायक है, बल्कि पूरी आस्था के लिए कलंक है। ये त्योहार है उत्साह, श्रद्धा और प्रेम का पर्व। इसे हिंसा और विवाद की जमीन पर नहीं रोकना चाहिए। हर साल ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कांवड़िए छोटी छोटी बात पर झगड़ने, मारपीट करते नजर आते हैं। ये संघर्ष नहीं, ये आस्था नहीं, ये आंदोलन नहीं, बल्कि गलत राह है। हम सभी को ये समझना होगा कि अगर कोई कांवड़िए को परेशान कर रहा है तो वो भी पाप है, और अगर कोई कांवड़िए ही हिंसा कर रहे हैं तो वो भी पाप है। इस पवित्र माह में हमें एकता, संयम और प्रेम की भावना को आगे बढ़ाना होगा। कांवड़ यात्रा की सच्ची खूबसूरती तभी निखरती है जब हर कदम पर शांति और श्रद्धा साथ हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।